नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक की बात। प्रधान शिक्षक के लिए एक बड़ी खबर लेके आया हूँ और प्रधान शिक्षक के लिए खुशी की खबर है और बड़ी खबर जिसमें खुशी छुपी हुई है, इसको जानने के लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा। वीडियो हो सकता है लंबा हो, लेकिन आपके लिए जो कल सोशल मीडिया पे घूम रहे स्क्रीनशॉट्स जो अधूरा था और उससे माथे पर बल पड़े होंगे। चिंता की लकीरें आ गई होंगी, तो कोई समस्या नहीं है। आपके लिए 6683 केस नंबर ने पहले ही दरवाज़ा खोल दिया है और बड़ा डिसीज़न पहले ही दे दिया है। जी हाँ, मैं केस नंबर की बात कर रहा हूँ और वो केस नंबर आपको है जैसे मैंने कहा 6683/2024। इसमें क्लियर डिसीजन है कि प्रधान शिक्षक की जो बहाली है वो वैध है, नियम संगत है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण के लिए ज़रूरी है और यह चूँकि एक कमीशन के द्वारा लिया जा रहा है तो किसी नियम का उल्लंघन नहीं है। जिन्होंने केस किया था उनको औंधे मुँह गिरना पड़ा है, कोई साक्ष्य नहीं दिया था। जी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और कंटेंट पसंद आएगा तो लास्ट में लाइक करके जाइएगा। लेकिन अभी आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि आपके लिए इसी तरह के प्रामाणिक, रिलायबल और तर्कसंगत वीडियो लेके आता रहता हूँ जो इन्फॉर्मेटिव होता है, जो आपको अवेयर कराता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैंने अभी ज़िक्र किया 6683 लेकिन मेरे सामने जो केस खुला हुआ है ये CWJC 6134/2024। जी हाँ, इसको जानना थोड़ा ज़रूरी है। नहीं तो जो लोग कन्फ्यूज़ कर रहे हैं कल शाम से सोशल मीडिया के माध्यम से इस इस अलग केस को लेकर, जिसमें देखिए इन्होंने ये केस स्टेटस 17 दिसंबर 2024 को घुमा रहे हैं जिसमें एडजॉर्न लिखा हुआ है, ये स्थगित को। जबकि ये 6134 को थोड़ा जान लेते हैं तो उसके बाद उस डिसीजन को पढ़ेंगे, मैं आपको पूरा डिसीजन हिंदी में बताऊँगा। तो आइए पहले इस केस को जिसको एडजॉर्न लिख के घुमाया जा रहा था, मामला आखिर क्या है? चूँकि साहब ये पुराने लोग घुमा रहे थे। इसकी कंडीशन आपको जो अगर बताई जाए तो इसका करंट स्टेटस जो है यह है, जो आपके सामने है। ये उसका जो अगर केस का नंबर देखें, आप देखिएगा अगर आपके मोबाइल पे दिख रहा होगा या अगर आप लैपटॉप पे देख रहे होंगे तो यहाँ दिख जाएगा 6134 करंट स्टेटस कल 25 तारीख का और ये कैरी फॉरवर्ड है और ये भी रूल एंड रेगुलेशन के लिए लगा हुआ है आपको एचटीके और एचएमए प्रमोशन के लिए ये भी है। ये थोड़ा सा अलग केस है, मूल केस तो कुछ और था। ये तो जो लोग आपको स्नातक शिक्षक के लिए हैं बहाल हुए हैं उनके लिए एचएम को प्रमोशन के लिए लगाई गई थी। ये भी कहीं ना कहीं एक रुकावट है क्योंकि इसके माध्यम से एसटी के नियमावली को रद्द करा दिया जाए क्योंकि अगर मांगा जा रहा है और ग्रेजुएट लेवल वाले शिक्षकों पे कंधे पे बंदूक रख के आगे चलाई जा रही है, इनके माध्यम से रद्द कराइए। दो केस पैरेलल हुए, इस केस के माध्यम से अगर उससे अगर केस गिरता है तो इस केस के माध्यम से उसको कहीं ना कहीं डिमोलिश कराया जाए। और इसमें क्या, चूंकि इसका डिसीजन अभी आना बाकी है और ये क्योंकि पूरी तरह से अब सुस्त मोड में चला गया है कि कि पिटिशनर जो है वो आपको अपीयर नहीं हो रहे हैं। अब क्या मामला है क्या नहीं है, लेकिन ये जो केस है और जितनी जानकारी है ये केस है ग्रेजुएट टीचर्स जो आपको बहाल हुए थे उनको एचए में प्रमोशन दिया जाए क्योंकि वो लाइबल है, उनके नियमावली में लिखा हुआ है। तो इस यहाँ कंधे पे बंदूक रख के जो एसटी का जो आपको नियमावली तो उसको रद्द कराने के लिए दो केस किए गए थे। एक आपको 6683 बताता हूँ और एक आपको 6134। ये दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से कंसर्न है और ये केस डिमोलिश हो गया, डिक्लाइन हो गया है और सरकार ने और माननीय उच्च न्यायालय ने स्पष्ट आदेश दिया है और बड़ा आदेश दिया है, एचटी को कोई छू नहीं सकता है इस नियमावली को। तो आप तैयार रहिए और 1 अप्रैल से जानने के लिए। तो पहले चलते हैं और देखते हैं वो केस कौन-सा है जिसके बारे में मैं कह रहा हूँ और माननीय उच्च न्यायालय ने क्या स्पष्ट आदेश दिया है। चलिए ज़रा उसको देख लेते हैं। पहले उसके बाद इस सारा का सारा हम पूरा का पूरा ऑर्डर आपको हिंदी में पढ़ाएँगे। क्या मंशा से किया गया था और किसने किया था और क्या मंशा था लोगों का और किस क्लॉज़ को, गज़ट की किस क्लॉज़ को उन्होंने चैलेंज किया था। पहले देख लेते हैं। आइए देखते हैं ये केस कौन-सा है। केस है साहब ये CWJC 6683/2024। ये 29 मार्च को आपको फाइल किया गया और रजिस्टर्ड हुआ 19 अप्रैल को। पीछे पिछला वाला जो था वो आपको 20 तारीख को किया गया। ये देख लेते हैं, उसका डेट भी देख लेते हैं। देखिए ये मार्च में किया गया, वो चूंकि केस नंबर से आपको समझ में आ जाएगा कि ये केस बाद में किया गया, वो कुछ पहले किया गया। ये 20 मार्च को है और ये वाला केस कब है, ये 29 मार्च को है। ये 9 दिन बाद किया गया। वो गिरेगा तो ये गिरेगा, ये बाद वाला केस गिर गया है तो पुराने वाले केस का कोई महत्व ही नहीं है। दो केस किए गए हैं, किसी तरह उसको खत्म किया जाए। ये है कहानी और कैसे लोग इस गुणवत्ता शिक्षण को बाधित करने का प्रयास कर रहे हैं। आपके सामने है, डिसीजन आपको लेना है। पहले केस हुए वो अभी अभी आपको प्रक्रिया में है, उसमें कुछ होने जाने वाला नहीं है। मुख्य केस तो ये है, मामला मुख्य केस तो यहाँ है।
इसमें है वैलिडिटी ऑफ एक्ट्स, रूल एंड रेगुलेशन ईटीसी। और कौन से रूल आपको बताएंगे, कौन से रूल के, ये 29 मार्च को किया गया, रजिस्टर्ड 19 को हो गया, और ये केस का प्रेजेंट स्टेटस क्या है, ये डिस्पोज्ड है और वो अभी चल रहा है, और ये आपको 13 फरवरी 2000 को ही डिसीजन आ गया है। और वो जो चल रहा है उसमें कुछ होने वाला नहीं है, मेन को केस तो भले ही आपको उसके लिए ऑर्डर फाइल हो गया। और ये किसने किया था साहब, ध्यान दीजिए, देखिए, अब यहाँ बस नाम देखिए, क्या क्या किया गया है वो पता चलेगा आपको केस के स्टेटस से, स्टेट ऑफ बिहार से, फॉर एडमिशन। इन्होंने क्या किया था, इस पिटिशनर ने क्या किया था, आप समझ सकते हैं, ये एक संघ है। और क्या किया था, ये जब डिसीजन हम आपको पढ़ाएंगे तो सारा का सारा दूध का दूध और पानी का पानी आ जाएगा। आप आश्वस्त हो जाइए कि आपको छू नहीं सकता है कोई, उस केस का कुछ नहीं हो सकता। जो कल से घुमाया जा रहा था, असली तस्वीर तो आ गया है। आइए उस असली तस्वीर को देखते हैं और जानते हैं कि क्या है डिसीजन, माननीय उच्च न्यायालय ने कैसे मजबूत डिसीजन किया है और तार तार कर दिया है इस केस के जो पिटिशनर की मंशा को। आइए देखते हैं उसको। आपके सामने हाई कोर्ट का वो डिसीजन है, जिसे आप CW जेसी केस नंबर आपको 6683/2024 को जान सकते हैं। आइए जरा इसको देखते हैं कि ये इसमें पिटिशनर और आपको रिस्पोंडेंट कौन है। पिटिशनर आपको अगर दिखेगा तो आपके सामने दिख रहा है, अगर इसको मैं थोड़ा सा और ऊपर स्क्रॉल करके देखूं तो पिटिशनर में आपको दिख जाएगा कि पिटिशनर यहाँ लिखा हुआ है, तो पिटिशनर ऊपर वाला होता है और नीचे रिस्पोंडेंट है। तो परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ बिहार, उनका एड्रेस यहाँ पूरा लिखा हुआ है। और रिप्रेजेंटेड यानी किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा, थ्रू इट्स स्टेट प्रेसिडेंट, नाम लिखा हुआ है उनका बंशीधर ब्रजवासी, उनके पिताजी का नाम और उनका डिस्ट्रिक्ट है। और वर्सेस किसके हैं, स्टेट गवर्नमेंट, आपको एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है बिहार, उसके बाद एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार, न्यू सेक्रेटरीट पटना। उसके बाद डायरेक्टर प्राइमरी एजुकेशन है, इसको थोड़ा सा और देखते चलते हैं, नीचे स्क्रॉल करते हैं हम इसको। अब देखिए ये क्या है, डायरेक्टर प्राइमरी एजुकेशन, डायरेक्टर आपको सेकेंडरी एजुकेशन, और पांचवा रिस्पोंडेंट आपको है सेक्रेटरी बिहार सर्विस कमीशन है। अब आगे देखते हैं कि सरकार की तरफ से पक्ष किसने रखा और पिटिशनर की तरफ से किसने रखा। सरकार की तरफ से जो आपको अपियरेंस जो होगा वो आपको मनोज कुमार मनोज एडवोकेट है वो पिटिशनर की तरफ से, और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ पीके शाही जो एडवोकेट जनरल है, और विकास कुमार जो उनके एसी हैं। उसके अलावा बीपीएससी के तरफ से जकी हैदर एडवोकेट है, उन्होंने अपने पक्ष रखे। आइए पहले देखते हैं इन्होंने केस में आपको मामला क्या दायर किया था, इन्होंने क्या प्रश्न उठाए थे। देखिए यहाँ लिखा हुआ है डिसीजन आपको 13 पर, थोड़ा सा ध्यान से इसको देखते चलते हैं, मैं प्रयास करूंगा कि जल्दी हो वीडियो, लेकिन आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। देखिए यहाँ द पिटिशनर नेमली परिवर्तन प्रारंभिक शिक्षक संघ हैज अप्रोच, यानी परिवर्तन प्रारंभिक शिक्षक संघ नामक जो संघ है, इसने हैज अप्रोच दैट, इन्हें बताया कि दिस कोर्ट फॉर डिक्लेरेशन ऑफ रूल 3(2) और रूल 3(3), मैं आपको बताऊंगा 3(2) और क्या है। ये कहा गया है कि 3(3) ऑफ बिहार एलिमेंट्री स्कूल हेडमास्टर टीचर रूल 2024 फॉर शॉर्ट द रूल्स ऑफ 2024 टू बी आर्बिट्रेटरी और अनकॉन्स्टिट्यूशनल। उन्होंने क्या कहा कि ये आर्बिट्रेरी और अनकॉन्स्टिट्यूशनल, उन्होंने कहा कि भाई साहब इसका मतलब होता है मनमाना और इसका मतलब असंवैधानिक। इन्होंने कहा है कि जो परिवर्तन प्रारंभिक शिक्षक संघ के जो है, इन्होंने कहा कि रूल जो 3.2 है और 3.3 जो है वो आपको क्या है, मनमाना है, वो आर्बिट्रेरी है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, एज इट डज नॉट फॉलो द मैंडेट ऑफ राइट ऑफ एजुकेशन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन 2009। इनका इस पूरे कहानी में कहना ये है कि भाई साहब जो ये एचटी और उसका जो गजट है उसका 3.2 यानी 3 का जो है वो मनमानापन है और असंवैधानिक है, और ये रूल को फॉलो नहीं करता है। आगे उसने उन्होंने और कुछ कहा है कि ऑल्सो, इन्होंने कहा कि एज ऑल्सो फॉर क्वेसिंग, क्वेसिंग मैंने रद्द करना, द फॉलो ऑफ एडवर्टाइजमेंट 25/2024, आपको याद होगा एचटी का एडवर्टाइजमेंट क्या है, उसको क्वेस करने की बात इन्होंने कही है कि भाई साहब उसको आप रद्द कीजिए। उन्होंने दायर किया कि साहब इसको रद्द करवाइए, पब्लिश बाय द बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, रेस्पोंडेंट नंबर 5। इन्होंने दो बड़ी चीजें हैं, एक तो 3.2 को इन्होंने मनमाना माना, 3.3 को मनमाना माना, और कहा कि भाई आप इसको रद्द कीजिए। देखिए कितनी कितना बड़ा आघात जो क्वालिटी एजुकेशन पे है, क्यों क्वालिटी एजुकेशन है, इसे कोर्ट ने आके माना है। और उस एचटी जो है टीचर्स के जो क्वालिफाइड लोग निकल के आ रहे हैं, आए हुए हैं, उन लोगों के लिए कितना बड़ा मतलब इसको दुखद कहा जा सकता है। आगे देखते हैं कि कहानी इन्होंने और क्या-क्या, इन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं जो मेजर कंटेंशन ऑफ द पिटिशनर इज दैट, इन्होंने अब आगे कोर्ट ने अपना बहुत सारा चीज यहाँ क्लियर करना शुरू कर दिया। हम इसको बाद में देखेंगे कि ये आखिर जो नियम 3 और नियम 3.3 है वो आखिर है क्या। ये पहले देख लेते हैं, आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ से
ये बिहार का जो गजट है। और इसमें देखिए पहले एक नियम 2 को पढ़िए। नियम 2 को 9 को पढ़ना ज़रूरी है, तभी आगे की चीज़ें समझ में आएगी। नियम 2 है, ये नियम 2 है और नियम 2 का 9 जो है जिसमें शिक्षक के बारे में परिभाषा, ये टोटल परिभाषा है। इसमें शिक्षक की परिभाषा को जानना ज़रूरी है। इस नियमावली में जहाँ शिक्षक यूज़ हुए हैं, तो उस शिक्षक को किससे संदर्भित करेंगे? यहाँ शिक्षक से अभिप्रेरित है, ऐसे सभी प्रशिक्षित प्रारंभिक शिक्षक जिन्हें स्थानीय निकाय द्वारा नियोजित किया गया है। जो संबंधित स्थानीय निकाय शिक्षक नियमावली 2020 से आच्छादित है, उसी को बाद में आगे एलोबरेट किया। मैंने कहने का मतलब है, ये नियोजित शिक्षक हैं, उसी को इस नियमावली में शिक्षक के रूप में माना गया है। और जो प्रशिक्षित हो, ऐसा ना कि जो अप्रशिक्षित हो, ठीक है? जो आपको प्रशिक्षित हो और जो नियमावली के आपको ये नियमावली 2020 से वो आच्छादित है। कुल मिला के शिक्षक उनको नियोजित माना। अब आते हैं मूल जिस नियम को इन्होंने चैलेंज किया है। अब देखिए चैलेंज इन्होंने नियम को किया क्या है, ये है 3, 3 के 2 और 3 के 3 को। 3 और के 2 और 3 के 3 को देखते हैं। ये जो 3 का है, ये नियम 2 है। प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति इस नियमावली के नियम 2-9 यानी शिक्षक में यथापरिभाषित शिक्षकों से आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा के माध्यम से की जाएगी। क्लियर है? इसको इन्होंने कहा कि इसको भई हटाइए, नहीं की जाएगी। जो शिक्षक हैं, इनकी परीक्षा नहीं ली जाए। इनको इन्होंने चैलेंज किया, बोला कि नहीं ली जाए और नियम 2-9 यानी शिक्षक के अंतर्गत यथाप्रभाषक कोई भी शिक्षक आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में भाग ले सकता है, बशर्ते उसके पास सरकारी प्रारंभिक विद्यालय में न्यूनतम 8 वर्षों का अनुभव। इसके लिए भी उन्होंने कहा कि भई 800 वर्ष का अनुभव भी नहीं होगा और परीक्षा भी वो नहीं देंगे। इन्होंने क्या कि इसको नियमावली को रद्द किया जाए। इन्होंने इन दोनों को चैलेंज कर दिया। इसको एक की वो परीक्षा के माध्यम से उनकी नियुक्ति नहीं हो और दूसरा ने कर दिया कि भाई साहब 8 वर्ष का अनुभव नहीं, जिसको कल स्पष्ट किया गया है आपको अपने पोस्ट के माध्यम से। खैर उस पे हमें नहीं जाना है, हमें चलना है अब इस पे। अब देखिए चलिए अब इसको हम अब यहाँ 2 से जो न्यायालय है उन्होंने अ, अपना इसमें ऑब्जर्वेशन लाना शुरू किया है। उन्होंने पहले देखा भी है, ये देख लेते हैं हम सबको देख के चलते हैं, आपके लिए हिंदी में इसका व्यवस्था मैं करते चलता हूँ। अब देखिए इन्होंने दूसरे में क्या देखा है, जो माननीय कोर्ट ने कहा है कि याचिकाकर्ता का मुख्य तर्क यह है, आप देखिए दाहिने साइड में देखते चलिए कि प्रश्न में नियमों के लागू होने के साथ-साथ प्रधानाध्यापक को 2 अलग-अलग श्रेणियाँ बनाई गई। एक प्रारंभिक विद्यालय और अपना प्रारंभिक शिक्षकों के रूप में, दूसरी ऊँच में माध्यमिक शिक्षक के लिए, यानी 2 में अपना कोर्ट अपना ऑब्जर्वेशन अ, दे रहा है कि भई देखने से लगता है कि माध्यमिक में एक अलग प्रधानाध्यापक को पोस्ट बनाया गया और उम, जो प्रारंभिक में है वहाँ हेड टीचर के। आगे भी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने 2 नंबर 3 नंबर में बहुत सारी चीज़ें देखी है। उन्होंने बताया कि 3 और 2 में कोर्ट ने बताया नियम, चूँकि नियम को एक्सप्लोर करना ज़रूरी होता है। 4 में भी उन्होंने बताया कि क्या है, क्या नियम कौन-कौन से हैं। 5 में भी रूल 3 में कौन-कौन सी बात कही है जिसे मैंने आप बताया। 6 में भी आपको बताया गया रूल 2, 3 को यहाँ डिफाइन किया है कोर्ट ने। मेन मामला आके बनता है 7 नंबर क्लॉज़ से। सारा चीज़ ऊपर भी डिफाइन यही किया गया है, उसमें लिखा हुआ है कि आप 8 वर्ष के अनुभव दे सकते हैं या 58 वर्ष तक कर सकते हैं। वहीं 2 और 3 को जो मैंने आपको बताया, मेन मामला निकल के आता है, जो माननीय कोर्ट ने आपको डिसीजन दिया है, वो देखिए यहाँ क्या कह रहा है। आइए ज़रा इसको हम और थोड़ा-सा एक्सप्लोर करके देखते हैं। चलिए इसको देखते हैं। अब देखिए क्या माननीय उच्च न्यायालय ने कितना क्लियर और कट बात कही है 6 में। देखिए, अब इसको देखते चलते हैं ज़रा, थोड़ा-सा हम इसको एक्सप्लोर और करते चलेंगे। जो 7 नंबर में कहा गया है कि 2024 के नियमों के नियम 2002-9 में चिन्हित प्रावधान पर एक साधारण नज़र डालने से यह संकेत मिलता है, शिक्षक सभी ऐसे शिक्षकों को संदर्भित करेंगे जिन्हें याचिकाकर्ता 2006 और 2020 के बीच पूर्व नियमों के तहत नियुक्त किया गया था। जो बिहार राज्य स्कूल नियुक्ति स्थानांतर यानी उस नियम के तहत नियुक्त किए गए थे। इसलिए 2006 और 2020 के बीच और 2000 या 2023 पटना उच्च न्यायालय सीडब्ल्यूसीजे 66-83 में नियुक्त शिक्षकों के लिए समान उपचार प्रदान करता है। इसलिए 2024 के नियमों में शिक्षकों को मुख्य शिक्षक के चयन प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर प्रदान किया गया है, जिसके लिए नियम में कोई दोष नहीं पाया जा सकता। यहाँ उन्होंने कहा है इस जो अंग्रेजी वर्ज़न को हम अगर देखें तो उन्होंने कहा है कि चूँकि शिक्षक जो पहले से बहाल होते आए हैं और उनको इस नियमावली के तहत जो इस कोर्ट में 66-83 के माध्यम से आपको डाला गया है, उनको जो 25-24 के तहत जो उनको नियुक्त करने का मामला है, ये दोषपूर्ण नहीं दिख रहा है। यहाँ तो कुछ कहा गया कि भई ये जो एडवर्टाइज़मेंट आया है और इनको नियुक्त करने के लिए जो पहले से कार्यरत शिक्षक हैं, उनको अगर नियुक्त करने के लिए कोई दोष नहीं है। यानी मु मुख्य शिक्षक यानी हेड टीचर्स के चयन प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर प्रदान किया गया है, जिसके लिए नियमों में कोई दोष नहीं है। अब आगे चलते हैं, 8वें नंबर को देखते हैं क्या है। 8वें नंबर में क्लियर और न्यायालय ने और स्पष्ट किया है। 8वें नंबर में न्यायालय ने कहा कि द स्टेट government is under the obligation to enhance the standard of education in case of state of Bihar और
प्रोंगुलेशन ऑफ द रूल ऑफ द 2024 इज स्टेप टू दैट डायरेक्शन। कितना बढ़िया बात कोर्ट ने बड़ी सुंदर बात कही है कि राज्य सरकार और बिहार राज्य में शिक्षा शिक्षा के मानकों को बढ़ाने का दायित्व है और 2024 के नियमों का प्रकाशन उस दिशा में एक कदम है। कितनी बड़ी बात है कि राज्य सरकार को यह अधिकार है, उसको उसकी ड्यूटी है कि शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखे, उसके मानकों को बढ़ाने का दायित्व उस पे है। तो 2024 का जो नियम है उस दिशा में एक कदम है, यानी 25/2024 वाला जो आपको एडवर्टाइजमेंट है वो उसी दिशा में एक कदम है। उसके अलावा न्यायालय ने और बड़ी बात कही है, 9 नियम और कुछ कहता है। कहता क्या है? पढ़िए, सामने में हिंदी में ऐसे नियम बनाने की क्षमता पर सवाल नहीं उठाया गया है। ये जो नियम जो है ये आपको 2024 है, ऐसे नियम बनाने की क्षमता पर सवाल नहीं उठाया गया है। 10वां में और कुछ चीजें कही गई है। और देखिए, इस नियम में कोई विसंगति नहीं ढूंढ पाए हैं। सरकार ने कहा है कि 2025, ये न्यायालय ने कहा है कि 25/2024 वाला जो एडवर्टाइजमेंट है, वी हैव नॉट बीन एबल टू फाइंड एनी आपको एनोमली द रूल्स, यानी इस नियम में कोई विसंगति नहीं ढूंढ पाए हैं ताकि इसे 2009 के आरटीआई नियम का उल्लंघन किया जा सके। इस नियम में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है जिससे आरटीआई 2009 का उल्लंघन हो। उसके अलावा 11 नंबर को भी और आइए आपके लिए क्लियर कर देता है। जो आदेश है, क्या कहता है आदेश, देखिए। चलिए, ऐसा प्रतीत होता है कि आपत्ति मुख्य रूप से इस कारण उठाई गई क्योंकि याचिकाकर्ता और संस्थान के सदस्यों को परीक्षा में उपस्थित होना आवश्यक होगा या कुछ नहीं। देख लीजिए, क्लियर है, मैं इसको स्पष्ट नहीं करूंगा, बहुत सारे लोगों को तकलीफ हो जाएगा। उन्होंने इसलिए कहा कि वो परीक्षा में शामिल नहीं होना चाहते हैं। तो यहाँ और 12 नंबर में कहा गया है कि साफ-साफ स्पष्ट कह दिया गया, लोग सवाल उठाने चले जाते हैं कोर्ट में, लेकिन इस कुछ ग्राउंड नहीं रहता है। क्लियर यहाँ कहा है 12 नंबर में न्यायालय ने कि याचिकाकर्ता द्वारा 2024 के नियमों का वो पटना उच्च न्यायालय सीडब्ल्यूजेसी 6683 के खिलाफ या 2009 के आरटीआई अधिनियम के खिलाफ मानने के लिए कोई ठोस आधार नहीं बनाया गया है। कोई ठोस आधार नहीं बनाया गया है। इस जो नियम को 9 वाला जो हिसाब है, यानी इसको इस केस के आधार पे 2009 के आरटी अधिनियम के खिलाफ ये कोई कुछ ऐसा है नहीं जिसको चैलेंज किया गया है। देयर इज नो मेरिट इन द रीट पिटीशन, साफ क्लियर कर दिया, जो रीट पिटीशन डाली गई इसमें कोई मेरिट नहीं है। ये खामखा एक अलग कहानी है। देयर इज इस रीट याचिका में कोई मेरिट नहीं है। द रीट पिटीशन इज डिसमिस्ड। ये रीट पिटीशन डिसमिस किया जाता है, यानी जो इन लोगों ने चैलेंज किया था उसको सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कोई मेरिट नहीं है। ये है कहानी जो आपके सामने क्लियर हो गया कि भाई साहब, सरकार का दायित्व है इसमें। न्यायालय ने 7 नंबर से क्लियर कहा कि उस सरकार का दायित्व है कि ये सारी चीजें करे। कोई इसमें कहीं आपको कोई भेद नहीं दिख रहा है। ये कहीं 2009 के जो आरटी का एक्ट है उसको कहीं आपको उल्लंघन नहीं कर रहा है। कोई ग्राउंड नहीं है, सरकार का दायित्व है इन सब चीज़ों को करने का। तो ये है कहानी। और इसलिए जो भी आपको प्रधान शिक्षक जो हैं, जो भावी प्रधान शिक्षक हैं, जो अभ्यर्थी हैं प्रधान शिक्षक की परीक्षा को पास करके प्रधान शिक्षक बनने वाले भावी प्रधान शिक्षक हैं, उनके लिए बड़ी खबर है। ये जो पहले जो केस जो की गई, उससे कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं है। सरकार ने पहले न्यायालय ने स्पष्ट आदेश दे दिया है, तो निश्चिंत रहिए, अप्रैल में नए विद्यालय में जाने के लिए तैयार हो जाइए। तो इस वीडियो में इतना। यदि आपको विश्लेषण पसंद आया तो लोगों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।